तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के आते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। और दूसरी चीज़ की, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें जो कि अभी होने वाली है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर 5 का संबंध जैसे 35 से कह रहा है, वही वैसा ही युग्म जो इन दोनों में 5 और 35 में जिस तरीके का रिलेशन है, संबंध है, उसी तरीके का युग्म चुन करके हमें यहाँ पे रख देना है और वो ऑप्शन से चुनना है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत टाइप की लॉजिक काम करती है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है नंबर एंडोलॉजी का, उसमें किस तरीके से आपको सोचना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर संख्याएं धीरे से बढ़ रही हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस के रूप में सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा तेज बढ़ रही है तो वहाँ पे गुणे के रूप में सोचिए। फिर और ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है तो वहाँ पे स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में सोचिए। इस रूप में अगर आप सोचते हैं तो आपके आंसर, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस आप अच्छी किए हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, तुरंत देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 है और उससे बना है 35। 5 में जब तक मैं 7 का गुणा नहीं करूँगा 35 आपका बनेगा नहीं। 35 आपका, क्योंकि ये गुणे वाली ट्रिक होगी, जोड़ने वाली इसमें काम नहीं करने वाली। जोड़ करके भी देख लीजिए, नहीं काम करेगी। अब मामला ये है कि जब हमने इसमें पहले टर्म में 7 का गुणा किया तो सेकेंड जो जोड़ा ढूंढना है, उसमें भी पहले वाले में टर्म में 7 का गुणा करके सेकेंड टर्म हमें निकालना है। तो 11 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 77 आएगा, आपका सही नहीं काम कर रहा। 7 में करेंगे तो 49 आएगा, 3 में करेंगे तो 21 आएगा, 9 में करेंगे तो 63 आएगा। किसी पे ये लॉजिक काम नहीं की तो फिर क्या करेंगे? गुणा तो देखिए 7 ही का करना है, लाना है 35, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 7 कैसे किए हमने गुणा किया, जैसे 5 और 7 कैसे किया है ये सोचिए दिमाग में। 5 क्या है देखिए, पहले प्राइम नंबर भी तो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ये जो संख्याएं हैं 11 डाट डाट, ये प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, वे संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो दोस्तों प्राइम नंबर है ये 5, ठीक है। 5 के तुरंत जस्ट बाद प्राइम नंबर आता है 7, यानी 5 के जस्ट बाद वाले प्राइम नंबर से गुणा करके इस संख्या को लाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें प्राइम नंबर 11 है, 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर आता है कितना, 13। 13 और 11 का गुणा करने पर 55 आएगा, नहीं आएगा, गलत हो गया। अब यहाँ पर 7 है, 7 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है दोस्तों 11। 11 का 7 में गुणा करने पर 77 आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी प्राइम नंबर, सीरियल क्रम वाला प्राइम नंबर का आपस में गुणा करके हमारा आंसर आना था। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया है, मैंने कराया, हर वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर लाता हूँ। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने सोचा रेलवे के एग्जाम में पूछता है तो करा दूँ। बहुत आसान होता है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होती हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और एग्जाम में आपके सामने आ गया तो आपसे नहीं हो पाएगा, वो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों न रहे। तो आपके सामने से गुजरना चाहिए क्वेश्चन, तब आप कर पाएंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? आप तुरंत कहेंगे कि सिर्फ भुजा का अगर मान मालूम है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं में से एक की माप 7 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो एक ही काफी है, एक मान 7 है तो सबका 7 होगा, तो हम उससे क्षेत्रफल समबाहु का निकाल लेंगे। तो पहला तो कथन सही लग रहा है। दूसरा कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। तो क्या दूसरा कथन भी प्रश्न के हिसाब से सही है? तो त्रिभुज का अगर परिमाप हमें मालूम है तो भुजा का मान निकालना क्या मुश्किल है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर यानी कि अगर हमें भुजा न मालूम भी रहती, अगर सिर्फ परिमाप दिया होता, तब भी हम क्या करते, 3x बराबर 21 यानी x बराबर 21/3 बराबर 7 भुजा निकाल लेते और वहां से क्षेत्रफल निकाल लेते। यानी दोनों कथन से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं। कथन 1 पर्याप्त है परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं, बिल्कुल बात गलत है। दोनों का दोनों हमें पर्याप्त है, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ दम नहीं रहता क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा?
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको A to Z नंबर याद है तो फिर इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर देते हैं। T 20वें स्थान पर आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है, M 13 पे आता है। इसकी जगह पर W बना हुआ है, W 23 पे आता है, H 8 पे आता है, D 4 पे आता है, P 16 पे आता है। देखिए T से 20 W बन रहा है, यानी कि 20 से 23 बन रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे E 5 से H 8 बन रहा है, यहाँ पे +3, A से 1 से T 4 यहाँ पर भी +3, M 13 से 16 यहाँ पर भी +3, यानी सब में +3 हो रहा है। यानी कि ये +3 वाली जो है सीरीज चल रही है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉइन्स निकालना है। कॉइन्स देखिए, C तीसरे पे होता है, O 15 पे होता है, I 9 पे होता है, N 14 पे होता है, S 19 पे होता है। अब यहाँ पर 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 6, छठे स्थान पर F हो जाएगा। O है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18वें स्थान पर R हो जाएगा। ठीक है, FR देखिए ऑप्शन में FR के, हाँ FR 2 ठो में, इसीलिए आगे ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन की तरफ भी नजर होनी चाहिए, इससे आपकी टाइम बचेगी। और सेकंड अगर बचाते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन में बताते हैं, और अगर पूरे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पूरा पेपर सॉल्व करने में सिर्फ आपने 1 मिनट भी बचा लिया, 1 मिनट आपने बचा लिया, तो कई लाख बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। ये दिमाग में डाल करके चलिएगा। अब चलिए I 9 पे 3 जोड़ेंगे 12, L हो जाएगा, N 14 17, Q हो जाएगा, S 19 3 जोड़ेंगे 22, V हो जाएगा। देखिए FRLQV ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, और बहुत ही शानदार भी है, और इसको कीजिए, देखिए कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है कि 1 है, 5 है, 32 है, 288 यहाँ पर। इसमें भी वही चीज़ जो नंबर एनोलॉजी में बताता, प्लस माइनस गुणा स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में आपको सोचना है। जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, तो आप समझिए कि स्क्वायर वाली ही ट्रिक लगेगी, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे 1 से 5 है तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि चलो +4 कर दिया होगा, लेकिन 5 से जो आगे बढ़े 32 बहुत ज़्यादा। अच्छा 32 तक तो चलो प्लस तक सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद 288 है, तो यहाँ पर हमें सोचना होगा स्क्वायर के फॉर्म वाली ट्रिक। तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अलग थलग है, तो इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसने 1 कैसे बनाया। 1 को बनाने के लिए इसने क्या किया, 1 के ऊपर 1 पावर बना दी, और ये 1 आ गया पहला टर्म। अब 5 बनाने के लिए क्या किया इसने, 1 पर 1 पावर और 2 पर 2 पावर बना दिया, यानी कि उसी को बेस रख रहा है, उसी को पावर रख रहा है। 2 दूना के 4, 1 1 करने 5 बना दिया। अब नेक्स्ट टर्म 32 लाने के लिए इसने क्या किया, 1 पर 1 पावर बनाया, 2 पर 2 पावर बनाया, और 3 पर 3 पावर बनाया। तो आपका क्या हो गया, 3 3 9 3 27, 27 4 31 1 32 हो गया। अब इसी तरीके से अगला टर्म लाने के लिए इसने 1 पर 1 किया, 2 पर 2 किया, 3 पर 3 किया, और 4 पर 4 किया। बस आपका क्या आ गया, 288 आ गया। अब हमें अगला टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बस 1 पर 1 कीजिए, 2 पर 2 कीजिए, 3 पर 3 कीजिए, 4 पर 4 कीजिए, और 5 पर 5 कीजिए। अब इतना तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने के बदले पीछे आप देख रहे हैं 288 दिया हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, 5 पे 5 पावर को चेक करना है। 5 पर 5 पावर, मैंने 2 कर दिया सॉरी, 5 पर 5 पावर, 5 पर 4 पावर तो सभी जानते हैं 625 होता है। तो एक 5 से और इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 50 25, 5 दूना के 10, दोबारा 5 6 30 31, 3125, यानी कि 8 5 13। देखिए 8 5 13 यूनिट डिजिट से, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को पूरा आप सोल्व कीजिए, नहीं, यहाँ पे जोड़ना है तो पूरा मत जोड़िए। यहाँ पर यूनिट डिजिट में अगर कुछ दिख गया तो तुरंत उस पर टिक लगा दीजिए। जैसे 8 और 5 को मैंने जोड़ा तो 13 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट का जगह पर 3 आ गया, तो 3 सिर्फ इसमें है, तो इस पर टिक लगा के आगे बढ़िए ना, क्या जरूरत है पूरा जोड़ने की, टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ करके आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं। यहाँ पर 2 अक्षर गायब कर दिया, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा, इसीलिए मैं इसमें लेकर आया हूँ। ये देखिए जितनी भी यूनिक क्वेश्चन दिखते हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ कोई आप कराऊँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिक क्वेश्चन किए रहेंगे तभी आपकी रैंक अच्छी आएगी। जो बच्चा छोड़ेगा क्वेश्चन और वो अगर आप करते हैं तो आप उससे बेटर हो जाएंगे, बेटर क्या बेस्ट हो जाएंगे, आप भी जानते, तभी आपकी रैंक अच्छी बनेगी। चलिए यहाँ पर ABBDEEHII है, ये किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ये किस टाइप की सीरीज है, उसे हमें देखना है। तो अगर आपने देखा A था पहले स्थान पर, नंबरिंग भी करते जाते हैं, यहाँ पर BB हो गया, और B जानते हैं ये दोनों का दोनों दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद D आ गया, और D चौथे स्थान पर। सीरियल क्रम तो बना नहीं, 1 के बाद 2 आया तो 3 आना चाहिए था, लेकिन 4 आ गया। सीरियल क्रम बनता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, तो इतना आसानी हर जगह नहीं देगा। तो फिर उसके बाद 3 ठो E दे दिया है, और ये E होता है 5वें स्थान पर। फिर उसके बाद H 8 स्थान दे दिया। फिर उसके बाद I आ रहा है, I 3 ठो दिया हुआ है, लेकिन I यहाँ से तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जब 2 ठो B 3 ठो E तो 4 ठो I आना चाहिए, एक एक ठो बढ़ रहा है, 2B 3E 4I, यहाँ पर I एक मिल गया।
और आई ऑप्शन में देखेंगे 3 ठो में फर्स्ट वाला आई है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर आई हम 4 ठो रख करके देखेंगे तो ये आई 9वें स्थान पर आता है। अब यहाँ पर हमारा 1 ठो रह गया है मामला कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 ठो तो हमने आई अपने दिमाग से चेक कर लिया कि हर हाल में वहाँ पे आई आएगा 4 सीरीज के हिसाब से। अब ये कैसे बढ़ा है उसको ज़रा देखते हैं। जैसे 1 था ना, 1 से 2 ठो बी बना है, 2 ठो बी बना है और क्या किया आगे 4 कर दिया, यानी कि ये बी की पोजीशन तो 2 होती है, साथ साथ यहाँ पर 2 ठो बी है, यानी उसकी पोजीशन अगर हम उसकी क्वांटिटी में जोड़ने की क्या करें, नहीं इसमें जोड़ें, गुणा नहीं करें। एक काम कीजिए कि इस बी की पोजीशन 2 नंबर होती है और साथ साथ बी कट हुए 2 ठो, तो इसको हम जोड़ देते हैं, 2 2 4, ये जो 4 आया है नेक्स्ट पैटर्न हमने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हमने सिर्फ 1 जोड़ा, जैसे यहाँ पर 1 से 2 बनाने के लिए +1 किया, फिर 2 से 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, उसकी पोजीशन को और उसकी क्वांटिटी को दोनों को जोड़ करके 4 अगला टर्म बनाया। फिर इस 4 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ करके 5 बना करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 5 से 8 कैसे बनाया, अब 5 चूंकि ई की जो पोजीशन है और ई की जो क्वांटिटी है यहाँ पर 3 है, तो 5 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ करके 8 बना देंगे। फिर 8 में हमने क्या किया, 1 जोड़ करके 9 बना दिया। अब 9 तो क्या है, ये आई की पोजीशन नंबर है। अब यहाँ पर आई की क्वांटिटी कितनी है, 4 है। अब इस 9 में क्या करेंगे, हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना बन जाएगा, 13, यानी यहाँ पे 13 पोजीशन वाला एम आ जाएगा। एक तो हमने खुद डायरेक्टली आई निकाल ही रखा था और दूसरा एम निकाल दिया, बस हो गया आपका आंसर। मजा आया कि नहीं, इसमें कुछ अलग था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग संख्या के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कई लाइन निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो इसमें पजल वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है, इधर से ढूंढे ट्रिक कि इधर से ढूंढे, इधर से ढूंढे कि किधर से ढूंढे, तो इसमें कन्फ्यूजन ये होती है और कोई दिक्कत नहीं होती। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जहाँ पे मिसिंग संख्या रहे कोशिश कीजिए उधर ही ढूंढने की, जैसे यहाँ पे है ना तो इसी टाइप से ही ढूंढिए। दूसरी चीज़ ये समझना आपको कि इसमें जिधर बड़ी संख्या दिखे ना उधर ही ट्रिक ढूंढिए। जैसे इधर बड़ी संख्या 120 है, ये 45 है, इस तरीके से चलिए। यानी 1 और 11 से देखिए कैसे 120 बना, 2 7 से कैसे 45 और 3 5 से वैसे ही निकाल दीजिए मिसिंग संख्या। तो 120 बनाने के लिए 1 11 का गुणा करने पर होगा, नहीं हर हाल में स्क्वायर वाली ट्रिक लगेगी। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आएगा और 11 का मैं स्क्वायर करता हूं तो 121 आएगा। अब 1 और 121 से 120 बनाने के लिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यानी घटा दीजिए, 120 आ जाएगा। बात तो सही है। चलिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं और इस वाले का 7 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दूना के 4, 7 7 49, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, आएगा 45। 45 आया, बिल्कुल सही आया, तो बिल्कुल हम सही गए हैं। तो अब इसी ट्रिक से इसका दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, घड़ी का क्वेश्चन है, किसका, हाँ घड़ी का ही क्वेश्चन है। करे एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। दिशा दूरी का, दाईं साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर, ठीक है। मान लीजिए कि घड़ी है तो घड़ी में ये 3 होगा और ये 4 होगा और ये 5 होगा और ये आपका 6 होगा। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, थोड़ा सा और इसको सही मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये आपका मान लेते हैं 4, ठीक है, ये आपका क्या है, ये 4 है, ठीक है, ये आपका 5 है और ये आपका क्या है 6। यहीं से काम, इतने ही से काम चल जाएगा। कह रहा है 4:30, 4:30 होगा तो ये 4 और 5 के बीच घंटे वाली सुई होगी, ये घंटे वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई कहाँ होगी, एकदम 6 पे आएगी, तो ये 4:30 आपका बच गया। कह रहे यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, यानी घड़ी को ऐसे रखा गया, फिलहाल अगर देखें तो घड़ी की जो है मिनट वाली सुई किसको इंगित कर रही है, दक्षिण दिशा को इंगित कर रही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण नीचे होता है तो दक्षिणी दिशा को नहीं इंगित कर रही मिनट वाली सुई इस पोजीशन में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर ये इंगित करे तो घंटे वाली सुई किस दिशा को इंगित करती है। अब हमें इस तरीके से इस घड़ी को रख देना है, इस घड़ी को घुमा करके यहाँ पे हमें घड़ी को ऐसे रख देना है कि ये जो है ये 6 यहाँ पर आ जाए। ऐसे भी रख से 2 तरीका, या तो इस दिशा को कन्वर्ट कर दीजिए या तो इस घड़ी को। मैं इसी घड़ी को ला करके इसको रख देता हूँ। मिनट वाली सुई कह रहा पूरब दिशा को मतलब इंडिकेट कर रही है, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। यानी कि घंटे वाली सुई क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, इस दिशा को इंडिकेट करेगी। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, इस तरीके से घड़ी हो जाएगी। ये आपकी देखिए, ये मिनट, ये घंटे। ये आपकी कह रहा है कि जब 4:30 हो रहा है तो मिनट वाली सुई पूरब दिशा को इंडिकेट करे तो घंटे वाली सुई किस दिशा को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये दिशा है घंटे वाली सुई की, तो ये दिशा उत्तर पूरब के बीच की दिशा है और उत्तर पूरब के बीच की दिशा को आप जानते हैं उत्तर पूरब कहते हैं। काम खत्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, तो p गुणे q माइनस एस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। किसको कह रहा है, p गुणे q माइनस एस। पहले यहाँ पर इस सेंटेंस को देख करके हम तो पहले पता लगाएं कि इन सब में आपस में रिलेशन क्या है। तो वो कैसे पता लगेगा, बारी बारी। जिससे पहले हम p गुणे q को उठाएंगे, p गुणे q। अब हम गुणे वाला देखेंगे कि a गुणे b कहाँ है। a गुणे b को ढूंढिए, यहाँ पर है। कह रहा है कि a गुणे b का अर्थ ए बी का पुत्र है। क्या कह रहा है, a गुणे b का अर्थ ए बी का पुत्र है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं p क्या है, q का पुत्र है। a b की जगह p को रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, p q का पुत्र है। चलिए उसके बाद हम दूसरे को लेंगे q माइनस एस को। q माइनस एस माइनस वाला चेक करेंगे, क्या कह रहा है, माइनस वाला चेक करेंगे कि a माइनस बी का अर्थ कह रहा है ए बी की पत्नी है। यानी यहाँ से ये पता चल गया q क्या है, s की पत्नी है। तो यानी कि q s पति पत्नी हो गए, q s पति पत्नी हो गए। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया q p की माँ है और s क्या है, p का पिता है। क्या है, q माँ है s की और ये s क्या है, पिता है। इतनी चीज़ें पता चल गई, सारी बातें क्लियर हो गई। और p क्या है, q और s दोनों का पुत्र हो गया। अब क्वेश्चन के ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही है जो हमने ये बनाया रिलेशन। क्या कह रहा है, पहला ए क्यू पी का पिता है। क्यू पी का पिता है, बिल्कुल नहीं, क्यू तो पी की माता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पी क्यू की पुत्री है, बिल्कुल नहीं, पी तो क्यू का पुत्र है। पुत्री कहाँ से हो गया, पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्र है। आगे क्या कह रहा है कि एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है, बिल्कुल नहीं, एस तो क्यू का पति है, क्यू ने एस की पत्नी है। आगे कह रहा है एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, बिल्कुल बात सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। यदि एंड प्लस डॉलर माइनस हैश का अर्थ भाग और परसेंटेज का अर्थ गुणा है तो निम्न का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, बोर्ड मास रूल लगा के धड़ाधड़ इसको सोल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर। क्या कह रहा है, 9 है, प्रतिशत का कह रहा है गुणा गुणा बना दीजिए, 3 लिखिए, और एंड का अर्थ कह रहा है प्लस प्लस बना दीजिए, 22 लिखिए, डॉलर का अर्थ माइनस कह रहा है माइनस बनाइए, 52 लिखिए, एंड का अर्थ क्या कह रहा है, एंड का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, प्लस प्लस बनाइए और फिर लिख दीजिए 85, और हैश का अर्थ कह रहा है भाग 17 लिख दीजिए। देखिए संख्या जो कहते हैं उतारेंगे और जिनके बदले जो सिंबल है या चिन्ह उसके बदले कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट करके लिख करके सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट वगैरह है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले भाग को निपटाइए। तो यहाँ पे भाग देंगे 17 5 85, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है गुणा कीजिए, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 3 के 27 हो जाएगा। 27 हो गया, 22 इसमें बचा है और माइनस 52 बचा है, प्लस 5 बचा है। अब इसको माइनस प्लस कर लीजिए, 27 दूना 54 में से 52 गया 2, ऑप्शन बी क्लियर। नेक्स्ट वेन डायग्राम कह रहा है कि निम्न शब्दों के सबसे उपयुक्त आरेख चुनिए। शिमला मिर्च, चटाई, चूहा। देखिए आपको वेन डायग्राम जो नए बच्चे वो समझ लें कि जो नाम दिया रहता है ना जठो, उतना आप देखेंगे ऑप्शन में सर्किल लगेगा। 3 ठो नाम है, देखिए 3 सर्किल का कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है, अलग हो या मिला हुआ हो, 3 सर्किल है ना। तो जितना नाम 4 नाम वाले भी रहते हैं तो 4 नाम दिया रहेगा तो 4 सर्किल लगेगा। हमें करना क्या रहता है, एक के बदले एक सर्किल ले लेते हैं। जैसे शिमला मिर्च के बदले एक सर्किल, चटाई के बदले एक सर्किल, चूहे के बदले एक सर्किल। अब इन तीनों में हम रिलेशन देखेंगे, जैसे शिमला मिर्च और चटाई में क्या संबंध है, चटाई चूहा में क्या संबंध है, शिमला मिर्च चूहा में क्या संबंध है। शिमला मिर्च आप जानते हैं ना, सब्जी होती है, एक मिर्च, एक अलग टाइप का मिर्च होता है जिसको आप हर चीज़ में डाल करके खाते हैं, सब्जी हो या आपका मटन चिकन हो। तो ये शिमला मिर्च एक सब्जी की कैटेगरी में कह सकते हैं आता है। लेकिन अगर चटाई का देखें संबंध, शिमला मिर्च चटाई जो इस पर आप बैठते हैं तो वो खाने वाली चीज़ है, बैठने वाली चीज़। कोई इस बात पल्ले पड़े, इसमें कोई संबंध दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम शिमला मिर्च को अलग रखेंगे और चटाई को अलग रखेंगे। अब बचा चूहा, चूहा और चटाई में कोई संबंध, चूहा क्या है और चटाई क्या है, कैसे संबंध हो सकता है। वैसे शिमला मिर्च और चूहा में कुछ संबंध, कुछ भी संबंध नहीं, यानी तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। तीनों का डायग्राम ऐसे हम अलग बनाएंगे, तो ऐसे भी बना सकते हैं अलग। ऑप्शन में देखेंगे कहेंगे कि ऐसा तो कोई डायग्राम है ही नहीं, अलग वाला, अलग वाला है दोस्तों। ये है जगह की तंगी की वजह से एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ये मत सोचिएगा कि ये गलत है, नहीं, दोनों सही हैं, अलग अलग होने चाहिए, वो किसी क्रम में उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन, चलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हुए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी करा दें। कैसे कन्फ्यूज करेगा चलिए जानते हैं। कथन में कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शेर और बाघ का इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। शेर है और ये बाघ है, कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है, तो दोनों को अलग अलग बनाएंगे, ऐसा नहीं कि मिलाएंगे, नहीं। जब कह दिया कोई शेर बाघ नहीं है तो एकदम कहीं कोई संबंध इसमें नहीं रहेगा। आगे कह रहा है कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, अब इस बाघ और तेंदुआ में कोई संबंध नहीं बनाएंगे और यहाँ पर हम तेंदुआ लिख देंगे, ठीक है, तेंदुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ नोट पहले कर लीजिए, उसके बाद निष्कर्ष पर जाएंगे।
यहाँ पर कहीं पर भी इन कथन में शेर और तेंदुए के बारे में नहीं रिलेशन दिखाया है कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है या कोई सभी शेर तेंदुआ है या कुछ भी ऐसा कथन में कुछ भी कहा नहीं है। जब भी कथन में उस सेंटेंस का जिक्र न करे और उस पे निष्कर्ष पे अगर सवाल कर दे तो वो हमेशा कंफ्यूजन खड़ी करेगा और वहीं पे आपका दिमाग घूमेगा और आप गलत कर देंगे। और वही चीज़ यहाँ पे आपको जाननी है कैसे। चलिए, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है। देखिए वही चीज़ मैं अभी जो बताने की कोशिश कर रहा था। अब निष्कर्ष को में कह रहा है कोई शेर तेंदुआ नहीं, हालांकि फिगर में तो दिख रहा है कि शेर और तेंदुए का कहीं कोई मिलन नहीं है। उस हिसाब से तो लग रहा है ये बिल्कुल सही है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन दोस्तों मुझको ये बताइए, क्या कहीं कथन में है कि शेर कह रहा है कि कथन में ये चीज़ कि कोई शेर तेंदुआ है या कोई शेर तेंदुआ नहीं है, इस टाइप का कोई जिक्र कथन में है? अगर कथन में जिक्र नहीं है तो उसको आंख बंद कर गलत काटिए, वो सही लगे या गलत लगे तब भी गलत काटिए, कुछ भी लगे। जैसे दूसरा देखिए, निष्कर्ष कह रहा है सभी तेंदुआ शेर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी तेंदुआ शेर है, यानी कि यहाँ पर तो वैसे ही बात गलत लग रही है, तो यहाँ पर भी आपको गलती काटना है। तेंदुआ और शेर का कोई निष्कर्ष दिख गया जो कि कथन में है नहीं और फिर भी निष्कर्ष में लेके, तो दोनों को गलत आप काट दीजिए, वो सही लगे तब भी और गलत लगे तब भी। समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ गई? कथन में जब है ही नहीं, जब आप क्योंकि जब कथन में है नहीं, हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि शेर और तेंदुआ आपस में मिले हों, ऐसे बाघ अलग रहा हो सकता है कि शेर तेंदुआ ऐसे मिले हों, बाघ अलग रहा हो सकता है कि शेर तेंदुआ जो है और भी बहुत तरीके से मिले हों, बाघ अलग रहा हो सकता है कि नौ ही मिले हों, तीनों अलग अलग रहे हों। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनेगी आपके दिमाग में, आपके माइंड में, क्योंकि कथन में तो दिया है नहीं। तो जो 100% सही लगेगा उसी पे आपको सही का टिक लगाना है। कन्फ्यूज़न वाला कभी भी निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने टिक लगाया ऑप्शन पे तो टिक ही नहीं लगाया। ऑप्शन क्या है? निष्कर्ष न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दोनों उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या करें? 6 व्यक्ति हैं, राम, टॉम, बॉब, जॉय, सैम और हॉप एक वृत्ता मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए 6 बंदे हैं, ये वृत्ताकार मेज है और ऐसे केंद्र की तरफ मुख करके ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, यूँ आपके बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके दाएं बाएं को समझेंगे। देखिए हमेशा दायां बायां लेने से पहले जो नीचे वाला बंदा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए मैं जहाँ इंडिकेट, और आप अपने दाएं ओर बिंदी लगा दीजिएगा। मैं दाएं बाएं का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने देखिए ग्रीन कलर की मैंने बिंदी लगा दी, एक छोड़े एक, अब सब में ऐसे ही लगा देंगे, वो उनका दायां हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट करके एक छोड़े एक, इस तरीके से जो ग्रीन कलर की मैंने बिंदी लगा दी वो उनका दायां, जिधर बिंदी नहीं वो उनका बायां है। बेस्ट तरीका मैंने बताया, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं और धड़ाधड़ इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार सारे काम करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? राम सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। राम क्या कह रहा है? सैम को आप कहीं पर भी 6 में कहीं पर भी रख सकते हैं। सैम को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो सैम एस से रख दिया, राम को आर मान लेंगे। कह रहा है कि राम जो है सैम के बाईं ओर, सैम का बायां इधर है, तीसरा स्थान सैम के बाईं ओर कौन सा होगा? 1 2 3 यहाँ है, तो राम को हमने यहाँ पर रखना है, हर हाल में रखना है। तीसरे स्थान पर कह रहा है बाईं ओर हमने तीसरे स्थान पर क्या कर दिया? राम को रख दिया सैम के आगे। कह रहा है जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ये भी कह रहा है कि जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए टॉम को अब हम कहाँ लें कि जॉय को तीसरे स्थान पर, जॉय टॉम के कह रहा है, टॉम को हम वैसे ही ले लेते हैं इसलिए कि ये कन्फर्म नहीं, ये तो कन्फर्म है राम और जो है सैम का, लेकिन अब दूसरा जब लेंगे तो वो कन्फर्म नहीं हो पाएगा, उसी में कन्फ्यूज़न होगी। तो एक पहला वाला तो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में दिक्कत होगी। चलिए अपनी तरफ से आपको रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके बाद गड़बड़ होगा तो आप सही करेंगे। कैसे करते जाइए, समझ में आएगा। कह रहे जॉय जो है टॉम के बाईं ओर, अगर मैं टी को यहाँ पर ले लूँ तो इसके भी बाईं ओर कह रहा है ना, जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जॉय को हम रख सकते हैं जे। ठीक है, यहाँ पर भी टॉम को रखेंगे तो जॉय यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी टॉम को रख सकते हैं तो जॉय इधर आ जाएगा। तो कई सारी कंडीशन बनेगी, कौन सी सही है कौन सी गलत है अभी हमारा फाइनल होगा। फिलहाल हम करते हैं इसी पे सेट। जैसे टॉम को यहाँ पर रखेंगे तो कह रहे जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। आगे कह रहा बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पर मामला बिगड़ेगा। मामला क्यों बिगड़ेगा?
क्योंकि अगर बॉब राम और जॉय के बगल में है तो राम और जॉय के बीच में जगह खाली होनी चाहिए थी, तब ना हम बॉब को रखेंगे, तब ना राम और जॉय के ठीक बगल में होगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन टॉम और जॉय की थोड़ा सा अलग करते हैं। यानी टी को अगर हम यहाँ पर रख दें टॉम को, तो जॉय को एक स्थान यहाँ पर रखेंगे, तब राम और जॉय के बीच में जगह खाली हो जाएगी। और इस कंडीशन में हम बॉब को यहाँ पर रख सकते हैं। वही कह रहा, बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में है। जब ठीक बगल में कहे दो बंदों के, तो उन दोनों के बीच में वो होना चाहिए बंदा। तो वही ये बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा। आगे हॉब को कह रहा है सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है। हॉब को कह रहा है सैम और किसके, हॉब सैम और टॉम के, यानी सैम और टॉम के बगल में हॉब है, यानी इन दोनों के बीच में जगह खाली है, बिल्कुल हॉब को यहाँ पे रखेंगे। अब आगे कह रहा है यदि राम बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्या करे, यदि राम बॉब के किधर, बाईं ओर। देख लीजिए सारा मैटर फिर गड़बड़ हो गया। बॉब के बाईं ओर कह रहा राम जो है बॉब के बाईं ओर, हालांकि राम जो है बॉब के दाहिनी ओर है, राम जो है बॉब के दाहिनी ओर है। अब मामला फंसा ये, हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर टॉम और जॉय की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर रखें किसको, यहाँ पर बॉब और राम, बॉब जो है राम और जॉय के, जॉय यानी जॉय को अगर हम यहाँ पर रखें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉब यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर। अब जब जॉय को हमने यहाँ पर रख दिया तो कह रहा है कि जॉय टॉम के बाईं और तीसरे स्थान पर है। टॉम को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखना पड़ेगा। टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए जॉय आ गया, और ये भी कह रहा था जॉय और राम के बीच में बॉब है। देखिए पोजीशन बदलनी पड़ी, तुरंत प्रैक्टिस रहेगी तो ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर टाइम आपकी ऐसे ही 2 बार 3 बार में बर्बाद होती जाएगी। अब फिर कह रहा था नेक्स्ट सेंटेंस, हॉब जो है सैम और टॉम के ठीक बगल में है। हॉब सैम और टॉम के बगल में, यहाँ पर हॉब है। अब आगे क्या कह रहा था, यदि राम बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में देखिए राम आ चुका है, अब बाईं ओर आ गया, सारी पोजीशन चेंज कर दी, फटाफट आ गया ना है। तो कह रहा है राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बंदा है, राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर कौन है, सैम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आया, मजा आई कि नहीं आई। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी दोस्तों तो एक ही बार में हो जाएगा, वरना 2 बार 3 बार करना पड़ जाएगा। तो इससे बचना है तो प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद से कीजिए। खुद से करेंगे बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा। करे यदि मोहन सोहन से लंबा, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन चिन्ह का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। करे यदि मोहन यानी एम से ले लेंगे, मोहन सोहन से लंबा है, यानी एम इज ग्रेटर देन सोहन यानी एस। आगे कह रहा है रमेश मोहन से छोटा है। रमेश को कह रहा है कि रमेश इस मोहन से क्या है, लेस देन मोहन। रमेश क्या है, मोहन से छोटा है। तो आगे कह रहा है और संगीता तुलिका से लंबी है। आगे कह रहा है कि संगीता एस एन तुलिका यानी टी से क्या है, लंबी है, लेकिन सोहन से छोटी है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये जो संगीता है वो तुलिका से तो लंबी है, लेकिन ये जो सोहन है इससे छोटी है, यानी कि लेस देन किससे है, सोहन। ये चारों तो आप एक लाइन में बन गए, लेकिन ये भैया बगल में रह गए, ये लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये चीज़ तो कह दिया कि रमेश जो है मोहन से तो छोटा है, लेकिन सोहन से बड़ा है कि छोटा है, या तुलिका या इन सब में छोटा किससे बड़ा है, ये चीज़ नहीं कहा। तो हर हाल में इसको हमने साइड में ही रख दिया। हो सकता है इस पर क्वेश्चन ना पूछे, कुछ अलग ही पूछ ले। तो कह रहे तुम तो इनमें से कौन सबसे लंबा है, वही चीज़ हो गई, उस पर क्वेश्चन ही नहीं किया, सिर्फ सबसे लंबा पूछा, तो मोहन सबसे लंबा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में कैसे करें, मात्र 10 सेकेंड आपको बस एक सूत्र याद कर लेना है। क्या कह रहा है कि समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट सुई के बीच के कोण कितने डिग्री होता है। पहले तो कोण कैसे बनेगा वो समझिए। कितने की बात कर रहा है, 4:20, 4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। अब मान लीजिए कि 4:20 होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अब मिनट वाली सुई इसी 4 पे आएगी, तो ये जो एंगल बनाएगी इन दोनों के बीच, ये जो एंगल बनेगा इधर वाला, ये थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60h अंतर 11m/2। बस मान रख दीजिए। अब सोचेंगे HM क्या है, H आवर है, M मिनट है, यानी घंटा और मिनट। 4:20 टाइम दिया हुआ है, तो 4 जो है आपका H है, 4 क्या है, H है, और M क्या है, 20 है। बस रख दीजिए मान। तो H की जगह हम 4 रखेंगे तो डायरेक्ट मैं गुणा करके 6 चौको 24 हो जाएगा, 240 अंतर 11, M की जगह 20 रखे, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा /2। 240 220 बड़े में से छोटे का अंतर का मतलब बड़े में से छोटे घटाना है, जो पहले है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 आएगा, 20/2 करेंगे 10 डिग्री। ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मात्र 10 सेकेंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको भी पता है, कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
इस क्वेश्चन को करने से पहले ट्रिक तो जाननी पड़ेगी हर हाल में। ट्रिक क्या होती है वो जानिए। अगर सिंपल सा फिगर है, सिंपल सा ऐसे फिगर है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, 4x4, 3x3, 5x5 सेब बराबर हो। देखिए मैं देख रहा हूँ 1 2, इसमें नंबरिंग मैं दे रहा हूँ 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 4 है ना। इस बीच वाले को अभी भूले रहिए, उसको अभी हमें देखना नहीं है, उधर अब नज़र मत डालिए, पहले इस यहाँ पे देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 3x3, 4x4, 5x5 के शेप में है, ये वर्ग निकालने के लिए कहे कि वर्ग निकाल लिए और दोनों तरफ से बराबर हो, तो क्या करेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है 4 उठाएंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो 3 है उसका भी स्क्वायर, उसके बाद जो 2 है उसका भी स्क्वायर, उल्टे क्रम से बढ़ते हुए वाले क्रम से आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और उसके बाद 1 का स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और जोड़ लेंगे। 16 9 25 5 30 30। अब इसमें वर्ग की संख्या पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 30, आंख बंद करके 30 क्या 30। अगर 5 के रूप में है तो 5 के स्क्वायर से शुरू करेंगे, 5 4 3 2 1, 3 है तो 3 2 1, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 2 के फॉर्म में है तो वो भी कर लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। 2 के फॉर्म में है तो 1 2, इधर से भी 1 2, तो 2 का स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ये 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हो जाएगा। बस इसी पे ये मामला सेट हो गया। अब यहाँ पर जो ये इसको छोड़ देंगे तो बाकी जो आकृति दिख रही है सेम यही 4x4 शेप की है, इसमें आपके 30 ठो वर्ग हैं, 30 ठो। लेकिन जो बीच में आपको दिख रहा है वो क्या है, ये भी तो काउंट करना है, यानी कि ये आकृति 2x2 वाले शेप की है, ये प्लस देखिए बना हुआ है, यानी 1 2 1 2 इधर से, तो 2 वाली आकृति वाला भी हमने निकाला। यहाँ पे कितना है 5 है, 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 2 4 1 5, यानी कि 30 और 5 मिलकर के कितने हो गए 35 वर्ग हो गए इसमें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मजा आई। नेक्स्ट, जल प्रतिबिंब का रूल जानिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि बी है ना, बी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जल है, ठीक है, जल में इसकी छवि कैसे देखा है, ये लंबवत ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट कर जाते हैं, यानी कि बी क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा। और दोस्तों इसका फिगर कुछ कैसे बनेगा, ऐसे घूमेगा तो मैं जानता हूँ कि इसी टाइप ही बन जाएगा, घूमेगा तो है नहीं, इसी टाइप ही, हाँ ठीक है, ऐसे ही बनेगा पलटने पर। जैसे ए है, ए पलटेगा तो आपका ऐसे बन जाएगा, बी पलटेगा तो बी तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही बनेगा सेम जैसा है। तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं, कुछ आकृतियाँ ऐसी जो पलटने के बाद भी वैसे ही, कुछ के दर्पण प्रतिबिंब सेम रहते हैं, कुछ के जो है आपके जल प्रतिबिंब भी सेम ही रह जाते हैं। तो ए से समझिए, ए अगर घूम रहा है तो इस तरीके से घूमेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ऐसी जेड है, जेड घूमेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखिए उसको घुमा करके ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये लंबवत घूमते, बस इतना समझिए कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से नीचे ऐसे घूम जाते हैं, बस ये समझिए लंबवत। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आपका नंबर दिया हुआ है, अक्षर और संख्या दोनों दी हुई है, कह रहे ऊपर उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले तो जेड से स्टार्ट होगा, नहीं तो ये सी काट दीजिए, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 9 घूमेगा तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही बनेगा, देख लीजिए घुमा कर ऊपर से नीचे। 1 ऐसा ही माइंड में घुमाइए, 2 ऐसे सही है, 3 है, 8 है, 7 है, 6 9 ए जेड बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है। बाकी यहाँ पर अगर बी में देखें तो ए जेड सीधा है, ठीक है, सी में देखें तो ए सीधा है, डी में, और सी तो पूरा जल प्रतिबिंब वाला सिस्टम लगा रहा था, ओ दर्पण प्रतिबिंब वाला, तो वो तो फेल है। तो ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं, बस तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे ये घूमते हैं, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब दोनों में ऑप्शन से चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। हाँ, लेकिन उसका रूल पता होना चाहिए कि कैसे ये घूमते हैं तो कैसे काम करता है, ठीक है। क्लियर। दर्पण प्रतिबिंब में मैंने वीडियो बना रखी है, जा करके वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे एक घन की घुमाई 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। आकृति सर्किल के ऊपरी फलक पर होने पर निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी, यानी कि यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर इसी के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। देखिए एक तो तरीका ये होता है कि अगर जिसके विपरीत पूछे वो दोनों में न कॉमन हो तब वो तरीका अप्लाई करते हैं, क्लॉकवाइज वाला। लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या कर दिया है, कॉमन उसी को दे दिया है जिसके विपरीत पूछा है, जिसके विपरीत पूछा है वो दोनों में वही कॉमन दे दिया है। तो अब ये ट्रिक फेल हो जाएगी क्लॉकवाइज वाली, ठीक है। क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से उसको सोल्व करते हैं। अब तब क्या करेंगे, अब तरीका दूसरा ही है, ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए सर्किल के बगल में स्टार है, तो क्या सर्किल के विपरीत स्टार होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो आंख बंद करके आप भी कह सकते हैं, जब उसके बगल में तो उसके विपरीत कैसे होगा। ऐसे ही सर्किल के बगल में जब ये ईंट टाइप चिन्ह है, ईंट टाइप, क्या वो उसके विपरीत होगा, तो सी में देखिए ईंट है, बिल्कुल नहीं होगा। विपरीत ने उसके पूछा है तो जब उसके बगल में तो विपरीत कैसे होगा। ऐसे ही यहाँ से भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर सर्किल है दूसरे फिगर में, तो इसके बगल में जब पंचभुज है तो इसके विपरीत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही त्रिभुज इसके बगल में तो इसके विपरीत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन में बचा हुआ कौन, ए, बस यही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट,
कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर एच से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर एन यू से है। कह रहा है कि वर्णमाला में जितनी दूरी पर एन यू से है उतनी ही दूरी पर एच से कौन सा अक्षर है। बस हमें इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेना है। गैप निकालें तो उसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। एन 14वें स्थान पर, अब यू 21 पे, दोनों का गैप 7 आ रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच भी 7 का गैप होना चाहिए। एच 8 स्थान पर आता है तो 8 में सिर्फ 7 जोड़ दीजिए, आएगा कितना 15। 15वें स्थान पर यहाँ पर लिख दीजिए ओ, यानी एच ओ से उतनी ही दूरी पर है जितना एन यू से, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 है। बस हो गया, इसी से निकालते। बहुत आसान ट्रिक थी, कुछ था ही नहीं। तो जिसका आंसर दोस्तों आता रहे ना उसका आंसर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, मुझको भी अच्छा लगा, हालांकि है बहुत आसान क्वेश्चन, बस नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप जीके की अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो फिर आप लोगों के लिए आसान है, कुछ है नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि आर के नारायण का संबंध जैसे उपन्यास से है, आर के लक्ष्मण का संबंध यहाँ पे किससे होगा। यानी आर के नारायण उपन्यास से रिलेटेड, जो आर के नारायण नाम के बंदे हैं या कह सकते हैं ये उपन्यास को लिखने वाले थे, उपन्यास के राइटर समझ सकते हैं या उपन्यास बनाने वाले या जो भी समझिए, यानी कि इनका आपस में संबंध है उपन्यास के। ये इनका संबंध उपन्यास से आर के नारायण का। वैसे ही आर के जो लक्ष्मण थे वो किस चीज़ के निर्माण करते थे, क्या चीज़ बनाते थे, वो उनका जो किस कैटेगरी से उनका नाम जुड़ा हुआ था, तो ये आपको बताना है। क्या कला से रिलेटेड थे, कॉमिक्स से रिलेटेड थे, विज्ञान से रिलेटेड थे या कार्टून से। दोस्तों कार्टून से, बहुत पॉपुलर नाम है आर के लक्ष्मण। आजकल कार्टून इतना पॉपुलर हो चुका है, आपको भी पता है, एनिमेशन की दुनिया बहुत लंबी, अब बिलियन ट्रिलियन में जो है इसके जो है काम हो रहे हैं, बिलियन ट्रिलियन पैकेजेस चल रहे हैं आज के दौर में। यूट्यूब देखिए उठा करके, तो यहाँ पे कार्टून वाली वीडियो कितनी ज़्यादा चल रही है। बहुत पॉपुलर नाम आर के लक्ष्मण का, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था कार्टून से रिलेटेड, तो ये कार्टून से रिलेटेड इनका नाम है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गए समीकरणों में एरो का कार्य अपरिवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म कह रहा है 9 से 3 हमने किया तो 32 बन गया, तो 9 से 3 से 32 आप कैसे बना सकते हैं 9 और 3 की हेल्प से। तो आप कहेंगे कि 9 3 के 27 आएगा गुणा करने पर, जोड़ने पर। 9 3 12, 3 36 नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं गुड़ाई करके। जैसे अगर मैं 9 गुणे 3 करूँ तो 9 3 के 27 में जब तक मैं 5 न जोड़ूँ तब तक 32 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 6 एरो 7 है, 6 इंडिकेट कर रहा है 7 को, तो मैं 6 गुणे 7 कर देता हूँ। 7 6 का 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 बन जाएगा। यही काम यहाँ पर भी कर देता हूँ। अगर 13 गुणे 3 करता हूँ तो 13 3 39 में 5 जोड़ूंगा तब जाके 44 बनेगा। यही काम यहाँ पे करके आप लोगों को आंसर कमेंट कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।